आगे बढ़ते हैं, लिखेगा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज अ कैरेक्टरिस्टिक। ये चीज है ना, इन लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज से एक्सपोर्ट करी है, ठीक है, माने हायर क्लासेस से एक्सपोर्ट करी है और बड़ी गजब की चीज है ये, ठीक है, लिख लीजिएगा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज अ कैरेक्टरिस्टिक, every square matrix has a characteristic equation given by determinant of a minus xi equal to 0 where I is, दोबारा बोलूं, every square matrix has a characteristic equation गिवन बाय, और फिर ये लिखना है गिवन बाय दिस, ये जो लिखा ना ये, ठीक है, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ए। हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ये काम करती है, पहली चीज जो अपन ने बात करी, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या, एग्जांपल पहले दे देता हूं। एग्जाम्पल ये, जैसे सपोज मैंने a इक्वल टू लिखा 1 2 3 4, सही है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 100% इस पे डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस xi इज इक्वल टू 0 काम करेगा। ये लिख करके मैं इसमें आगे अपने तरफ से ऑपरेशन लगा सकता हूं कि इट इज इक्वलेंट टू डिटरमिनेंट a की जगह पर 1, आप में से कई लोग जो समझदार हैं, मैं पहले उनके लिए थोड़ा बचा के चल रहा हूं, 1 2 3 4 माइनस में x टाइम्स 1 0 0 1 इक्वल टू 0। क्या आप ये बात समझ गए? इसका मतलब मैं अगली डिटरमिनेंट में लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स, यहां पे 2, यहां पे 3 और यहां पे लिख सकता हूं 4 माइनस एक्स, सोचना, इक्वल टू 0। क्या आप ये बात समझ गए? है ना? तो कहने का मतलब वैसे तो मेरे को डायरेक्ट लिखना था, इसको देखने के बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकता हूं। जैसे मान लीजिए आपने मेरे को कोई डिटरमिनेंट दी कि यहां दे दिया 5 6 8 9, है ना भाई, तो मैं तुरंत लिख दूंगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये लिखूंगा a माइनस एक्स इक्वल टू 0 और अगली लाइन के अंदर लिख दूंगा 5 माइनस एक्स 6 8 9 माइनस एक्स इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व कर लूंगा। कहानी पकड़ में आई? हर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ये डुएबल है, मैंने करा जा सकता है, फ्री हैंड है आपको, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। अब आप सुनो, आप काम की बात, अब आप में से कई लोगों ने, ठीक है, हो सकता होगा, ठीक है ना, मतलब मेरी वाली हरकत। अब आप आगे सोचोगे तो समझ में आएगा कि आखिरकार इक्वेशन कहां से आ गई सर। अरे सॉल्व करना है इसको सॉल्व करते हैं, इट विल गिव यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व कैसे करते हैं याद है? x माइनस 5 इंटू x माइनस 9 माइनस 48 इक्वल टू 0। आप में से कई लोग अटके थे, वो बाद में सेटल हो गए, नहीं आया समझ में, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है ना, प्लस का 45 माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्या मैं सही हूं? नहीं है? और मैंने बोला कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये देती है। अगर ये देती है तो इक्वेशन कहां है? ये दी है ना, ठीक है ना। अब ये दी है तो इसमें सर मैट्रिक्स कहां है, मतलब मैट्रिक्स कहां है? तो इट इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय ए, और ए कौन है? आपकी मैट्रिक्स। इसका मतलब आप आगे लिख दो ए स्क्वायर माइनस 14a माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये सेटिस्फाई होगी मैट्रिक्स से। नहीं है समझ में? इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स हमेशा इसको फॉलो करेगी और इससे आंसर 0 आएगा। अब जिनको ये बात समझ में आई और आते आते आ रही है, कभी कभी पक्की नहीं आ रही, उनको आगे बताता हूं। कितने लोगों को पता है कि वो जिंदगी में ए स्क्वायर निकाल सकते हैं? इसका निकाल सकते हैं, निकाल लेना, ठीक है। 14 की मल्टीप्लाई कर सकते हो इससे, कर लेना। अच्छा ये 3 नहीं है, मैट्रिक्स में 3 का मतलब 3i होता है, 3 का मतलब 3i होता है, तो 3i का मतलब ये कि ये एक मैट्रिक्स लिखी है। अब मैट्रिक्स में क्या क्या लिखा बताओ? 3 0 0 3। अपने ए स्क्वायर में 14 टाइम्स ए और 3 0 0 3 घटाओगे तो पूरी तरह से नल मैट्रिक्स आ जाएगी। आई का नहीं पकड़ में? इसका मतलब ये कि डिटरमिनेंट ए विल बी satisfied by the this equation and this is its characteristic equation। ये बात यहां तक पकड़ में आ गई, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है ना भाई? हाँ, तो ये काम की चीज हुई पहली। और ये बहुत काम की चीज कब बन जाती है? जब आप में से कोई
जिसका ब्रेन थोड़ा और आगे स्टॉर्म कर सकता है वो और सोचिए इसका फायदा क्या हुआ। इसका फायदा ही फायदा है। छोटा सा काम करने की देर है, आप इसकी पूरे की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपने इसकी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी तो आप में से कई लोग जो तुक्का भी लगाना जानते हैं वो जानते हैं ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू 1 और 1 माने आई, ठीक है, माने 40 आई है ना, और माइनस का 3 ए इनवर्स। 3 ए इनवर्स को मैं उधर ले जाता हूं, ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं? अरे ले जा सकता हूं ना। माइनस का 3 ए इनवर्स उधर जाके प्लस का 3 ए इनवर्स। क्या आप में से किसी को ए इनवर्स मिलता हो दिख गया? ए इनवर्स का आंसर आ गया। नहीं आया अभी भी समझ में? 1/3 लगाना है, ए को एज इट इज रखना है, उसमें तो 49 घटाना है और ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। माने इनवर्स निकालने का एक शॉर्टकट, ये इनवर्स निकालने का शॉर्टकट है। वरना मैंने कल आपको इनवर्स निकालने का तरीका बताया था, इनवर्स निकालने का एक फार्मूला बताया था, याद है? मैंने कहा था 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में पंगा क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए 2 ऑर्डर तक तो कोई पंगा नहीं करेगा, लेकिन थर्ड ऑर्डर में क्या करते हैं ना, हर एक का कोफैक्टर निकालना पड़ता है, फिर उसे ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो लेंथी हो जाता है। जबकि ये एक एक लाइन का क्वेश्चन है, एक एक लाइन का क्वेश्चन। लोग कई आधी दूर तक कैलकुलेशन ऐसे ही कर डालते हैं। ठीक है, पहले यहां तक लिख लें फिर आगे बात करते हैं। राइट है? हाँ भाई, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। इट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। लिख लिया? इट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, और साथ में यहां से यहां तक आने में लिख लेना मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। लिख लिया? और फिर आगे आप इसके नीचे यहां के लिए लिख दीजिएगा इट इज शॉर्टकट मेथड टू फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये अपने आप में शॉर्टकट मेथड माना जाता है इनवर्स मैट्रिक्स को निकालने का। ठीक है, हाँ जी साहब। हो गया? हाँ भाई, जिन लोगों ने ये थोड़ा बहुत बनाया उनके लिए आगे की बात और। ठीक है, अरे ये मैंने कहा ना, ये वो खोपड़ियों के लिए बना हुआ मेथड है, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग की बुक में हुआ करता था और ये देख करके हम लोग हैरान रह गए कि यार इन्होंने 12th में बता दिए, पहले हमारे टाइम में कौन सा बताया जाता था। तो ये देख, क्योंकि हम तो इसको देख करके वहाँ कॉलेज के अंदर चकराई गए थे कि इनवर्स निकालना इतना आसान है, वरना हम लोग या तो वो एस्लोन मेथड लगाते थे या इनवर्स बनाते थे, तब जाकर के हमारा इनवर्स क्रिएट होता था और बड़ा लेंदी होता था। कभी यार 2-2 पेज का क्वेश्चन होता था, यहाँ 1 पेज के अंदर क्वेश्चन का आंसर भी आ जाता था और बहुत सारी चीजें और नहीं, और बहुत सारी और चीजें नहीं क्या होती थी उनमें। पहली और इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, आपने अगर इसकी इक्वेशन ढंग से देखी तो अपनी इक्वेशन क्या आई है ना, इक्वेशन में अगर आप ढंग से देखेंगे तो इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस 14a माइनस 3 इक्वल टू 0 बराबर। आप में से किसी की भी नजर इस पे पड़ी हो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सम ऑफ रूट है। सही है ना भाई? और सम ऑफ रूट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। ध्यान से देखो आप, ए का ट्रेस क्या है? अरे ए मैट्रिक्स का ट्रेस 9 और 5 14 आई बात, तो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू में ट्रेस ऑफ ए। तो कुछ लोग ये तक भी नहीं जाते, अगर उन्हें 2 ऑर्डर की पता है कि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली है तो वो जानते हैं क्वाड्रेटिक ही बनेगी, तो क्वाड्रेटिक में सीधा सम ऑफ रूट चिपका देते हैं। नहीं है, इतना भी सॉल्व करना नहीं, इसमें भी बचाओ, क्योंकि आप खोपड़ियों के से बैठ रहे थे। ठीक है, तो सर ये फिर ये कहां से लाओगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट कहां से लाओगे? एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना कोई भारी काम नहीं है। आप में से कई लोग सोच सकते हैं 45 माइनस 48, नहीं आया समझ में? तो सीधा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के इनवर्स बना के बाहर भी आ गया लड़का।
नहीं आया समझ में? और आसान करते चले गए। तो याद रखना प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आगे चलें, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हाँ भाई आगे बढ़ूं। क्वेश्चन के अंदर है, क्वेश्चन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा सच दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, और ए के नाम पे दे रखा है 1 2 3 4 5 7 एंड 2 3 अल्फा। तो आप में से कई लोग समझ जाएं कि अल्फा यहां कोई रूट नहीं है, अल्फा यहां ये छुपी हुई हस्ती है, ठीक है ना। इज एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। हाँ जी साहब, शायद मेरा ना ख्याल है आप में से कई लोग कुछ तो चीजें खटाखट बता देंगे मुझे। अल्फा बताया जा सकता है, शायद अल्फा की वैल्यू सोच सकता है कोई बच्चा। कितना आ गया? 2। पक्की बात है? आप में से कई लोग जानते हैं आज भी सम ऑफ रूट 8 है, हाँ या ना। और 8 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए होना चाहिए था, इज इक्वल टू में ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस ऑफ ए 1 प्लस 5 प्लस अल्फा, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू तो 2 आ गया, नहीं आया? पहली बात अल्फा तो चलो नक्की हुआ। अब आया बीटा और गामा। तो आप में से कोई भी गामा पे पहले हमला कर दे। याद है गामा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, सही है भाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 2 3 4 5 7 एंड इट इज 2 3 2। श्योर? नहीं आया? अब जिनके पास में ये भी बन गया वो भी आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें अच्छे से पता है कि वैल्यू आने वाली है 1 इंटू 10 माइनस 21 माइनस में 2 टाइम्स। हाँ भाई, माइनस में 2 टाइम्स कितना? माइनस में 2 टाइम्स 8 माइनस 14, सही भाई। और 1 मिनट मिला लेता हूं, 3 टाइम्स 12 माइनस 10, सही भाई। ये तो हो गया प्लस का 6, ठीक है। और यहां से बचा माइनस का 6 और ये मिला के हो गया 12 और यहां से हो गया माइनस का 11, सही भाई। तो फाइनली 7 आ रहा है आंसर। 7 ही है क्या आपका भी? चलो बढ़िया। तो अपने पास में गामा इज इक्वल टू 7 आ गया। अब टंग गया एक ही आदमी, बीटा। बीटा पे कैसे जाएं? बीटा पे कैसे जाएंगे बताओ? बीटा 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 सोचो। अरे डरना किस बात का है? अपने पास में सब हाथ में। देखो मैं बताता हूं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस एक्स 2 3 4 5 माइनस एक्स 7 2 3 और 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। नहीं आएगी बात समझ में? इसको सॉल्व करते ही क्या आपको लगता है कि आपके पास एक क्यूबिक की क्वेश्चन आ जाएगी? और फिर मैं कंपेयर कर दूंगा, मेरे पास बीटा आ जाएगा। इस बार बीटा के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो सॉल्व कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना, एंड गेट बीटा बाय कंपैरिजन। लिख लेना भाई, बीटा के लिए कोई छोटा तरीका नहीं है अपने पास में। अल्फा और गामा तक के लिए था, ठीक है ना भाई। और अल्फा के लिए तो कोई भी तरीका नहीं था बिना इसके कि ट्रेस ऑफ ए, अगर किसी को नहीं पता सम ऑफ रूट ट्रेस ऑफ ए होता है तो वो सर पटक के मर जाए, अल्फा नहीं निकलेगा, क्योंकि वो जब तक अल्फा फंसा हुआ है तब तक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कोई मदद नहीं करेगी, ठीक है। तो वो धरा ही रह जाएगा। तो आपका पहले तो अल्फा तो निकलना वैसे ही जरूरी था, ठीक है भाई। और वैसे भी अगर आपकी किस्मत तेज हो गई तो अल्फा बीटा गामा के लिए जो ऑप्शन होगा उसमें अल्फा और गामा जिसमें सही होंगे उसमें बीटा भी सही होगा ही होगा।
नहीं, इतनी तो किस्मत अपनी भी बुरी नहीं है कि अगर भाई जो दो चीजें बिल्कुल ही मिल गई और फिर बीटा ही नहीं मिला, साला बीटा पे ही खेल रहा था। ठीक है, इतना तो नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट। हाँ भाई, उतना उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ साहब, क्वेश्चन में चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिएगा, फॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू में दे रखा है 3 2 1 1 3 2 1 1। ठीक है भाई, फाइंड ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स आई इक्वल टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। कर लेंगे, ठीक है भाई। उम्मीद है 2 डिग्री की है, आप में से कोई भी कर सकता है। ए इज इक्वल टू 4 आना था और बी इज इक्वल टू में इसका डिटरमिनेंट आना था, नहीं है? अरे ये तो बहुत आसान था, मैंने तो आपको बताया तो था। ए कौन है? ट्रेस ऑफ ए, 4a प्लस में बी बोले तो ये बी आई तो बी है। अरे बी आई तो बी है ना, याद है? आई नाम की तो हमारी चीज ही नहीं होती थी, हम तो आई जबरदस्ती ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि बी इज इक्वल टू में इसका 3 - 2 बोले तो 1 इक्वल टू 0। ये नहीं है क्या आपका आंसर? अच्छा, कुछ और चेंज है क्या? यहाँ पे -4 करूं क्योंकि सम ऑफ रूट में माइनस लगता है। सही है भाई? हाँ, थोड़ा सही और कर लो, क्योंकि याद है ना x² माइनस सम ऑफ रूट होता है। अभी भी नहीं आया? अच्छा, कुछ लोगों ने 100% ऐसे भी ट्राई किया होगा, 3 - x to 1 × 1 - x इज इक्वल टू 0, ऐसे किया था? अगर आपने ऐसे ट्राई किया तो मिला लेते हैं, x - 3 × x - 1 - 2 इक्वल टू 0। इसका आंसर हो जाएगा x² - 3x और इधर से कितना -x, माइनस का 4x और प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1 इक्वल टू 0। यही है ना भाई? देख लो, इक्वेशन वही बन गई, बन गया। अच्छा, जिनका ये इक्वेशन बन गया, मैंने आपसे ए इनवर्स निकालने का तरीका बताया था, क्या करना है? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते इट इज 4i और ये बन जाएगा प्लस का ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो आंसर हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 4i - a। सही है? बस आगे अपने को कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। ठीक है? अरे आपको अभी भी ए इनवर्स निकालना नहीं आया क्या? अच्छा, आप लोग ऐसे देख रहे हैं तो मेरे को लगा कि शायद आपको आया नहीं, ये वापस समझाना पड़ेगा तो बोल देते हैं। हाँ भाई, अगले टाइटल पे पधारिए, सम इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस। ठीक है भाई, उसमें पहले नंबर पे डालिएगा आइडम्पोर्टेंट मैट्रिसेस। इसकी वजह से ही मैं पिछली बार क्वेश्चन देने से बच गया। एक तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की करने से बच गया था, ठीक है, जिसके 3 क्वेश्चन आगे ही पड़े थे, लेकिन मेरे को रुकना पड़ गया क्योंकि मैं एक कदम और नहीं चल पाया था। अगला ये था आइडम्पोर्टेंट। ठीक है भाई? हाँ भाई, अब थोड़ा रटना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। ठीक है, आइडम्पोर्टेंट के लिए याद रखने लायक कुछ भी नहीं है, मतलब रटना ही है, ऐसा कुछ समझने का अंडरस्टैंडिंग की चीज नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की चीज इसके अंदर है। पहले ये याद रखिएगा, ए इज एन आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, व्हेन ए का स्क्वायर बिकम्स ए। अगर कभी भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसी के लिए पूछे कि भाई आइडम्पोर्टेंट है कि नहीं है, तो आप हाथों हाथ उसका स्क्वायर करो, अगर वो वापस मिल जाए तो समझ जाना आइडम्पोर्टेंट है। ठीक है ना भाई? हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है ना भाई? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जिसके बारे में मैंने एक बार शायद बाहर बोला हो तो बोला हो, वापस कभी नहीं बोला। ठीक है ना? आपके सामने इन क्लास मैंने ये बात कभी नहीं बोली। 2 मैट्रिसेस तभी बराबर होती हैं जब उनका डिटरमिनेंट बराबर हो। दोबारा सुन लेना, 2 मैट्रिसेस अगर बराबर है तो उनका डिटरमिनेंट भी इक्वल होगा। नहीं आया समझ में? ऑब्वियस बात है, 2 मैट्रिसेस आपस में बराबर है, इसका मतलब उसका हर चीज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में चलो ना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे सिखाया था मैंने? कि अगर बाय द वे किसी ने बोल दिया
कि ए बी सी डी इज इक्वल टू में एम पी क्यू आर, तो इसका मतलब क्या, ए कौन है, एम है, बी कौन है, पी है, सी कौन है, क्यू है, और ये है, माने हर चीज बराबर है। अगर दो मैट्रिसेस आमने सामने बैठ रही हैं तो इसका मतलब ये कि वो इक्वल तभी बैठ सकती है जब हर चीज सेम है, हर उसका जो कहते हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर इनका फिर डिटरमिनेंट बराबर होने में क्या दर्द है, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन क्योंकि ये बोली नहीं गई थी इसलिए आप में से कई लोग माने नहीं माने, इसलिए मैं इसको बोल भी रहा हूं कि अगर दो मैट्रिसेस कभी बराबर दी गई हैं इसका मतलब आप उनका डिटरमिनेंट भी इक्वल कर सकते हैं। अब डिटरमिनेंट इक्वल करते तो मजा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब तक तो हम लोग ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए कर रहे थे, अब अगर इनका डिटरमिनेंट भी बराबर हो गया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर होते ही आपको तो पता है ये तो बाहर आ जाएगा और ये इधर आकर के ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जैसे ही आएगा आप में से कई लोगों को पता है डिटरमिनेंट इज सिंपली अ वैल्यू, डिटरमिनेंट तो नंबर होता है कोई, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ए तो कॉमन आ गया, डिटरमिनेंट ए के कॉमन आते ही यहां से क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ए माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे दो बातें स्पष्ट होगी कि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 और माइनस 1, तो इसका मतलब ये कि डिटरमिनेंट ए किसी भी आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का या तो 0 होगा या 1 होगा। सही है भाई, या तो 0 होगा या 1 होगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये कि आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स किसी को दिया है नहीं दिया, इसका एक शॉर्टकट भी है, हाथों हाथ उसका मैट्रिक्स निकालो, अगर 0 आ रहा है और 1 आ रहा है तो आप चॉइस में लो, वरना बात ही बंद कर दो। नहीं आई, हर मैट्रिक्स के लिए आप चल करके नहीं जाओ, जैसे उसने लिख दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेम्पोर्टेंट, और उसने 4-4 मैट्रिक्स दे रखी है, आप 4-4 का स्क्वायर करके एक इक्वल करोगे, इससे बढ़िया तो बेवकूफी का काम है। तो इससे 100 गुना ज्यादा आसान है कि आप क्या करो, उसका डिटरमिनेंट निकालो। अगर डिटरमिनेंट 0 या 1 आ रहा है तो ही आप उस पर चॉइस लो, नहीं तो बात ही बंद कर दो, तो आपके 4 में से 2 तो वैसे ही कम हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये बात यहां तक पकड़ में आ गई? अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, लिख लीजिएगा, यहां तक की बात है ना। हाँ भाई, हाँ जी साहब, अगला पॉइंट है सेकेंड इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, फटाफट इस पे भी बात कर लें। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, हाँ भाई साहब, अगर भाई तो इसकी बात करी जाए, ठीक है, तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके लिए नॉर्मली लिखा जाता है ए इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स व्हेन, जब आप उसका स्क्वायर करो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। बात समझ में आई आपको? आपने किसी का स्क्वायर करा, माने ए की ए से मल्टीप्लाई करी और पता चला वाई बन गया, आप तुरंत समझ गए इन्वोल्यूटरी है। तो अगर वो खुद ही बन जाती तो आइडेम्पोर्टेंट में चली जाती, नहीं आया। आपने ए स्क्वायर करा, ए ही बन गई, तो आप समझो आइडेम्पोर्टेंट है। ए स्क्वायर करा, पता चला आई बन गई, तुरंत समझो इन्वोल्यूटरी है। अब इन्वोल्यूटरी में नॉर्मली ये कहा जाता है कि इतना ही सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा समझदार हैं, मैथमेटिकली थोड़ा भी रेस्पॉन्डिंग अगर आपका माइंड है, तो अगली लाइन आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि ये तो बहुत सिंपल बात है कि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है तो फिर ए की पावर 4 भी ए स्क्वायर के बराबर ही होगा, नहीं आया, और ए की पावर 4 बराबर ए की पावर 6 बराबर ए की पावर 8 एंड सो ऑन भी चलता रहेगा, हर इवन डिग्री बराबर है। फिर तो नहीं आया समझ में? जो ए स्क्वायर है वही तो सब है। क्यों? क्योंकि आप में से कई लोग तो अच्छे से जानते हैं कि आई का स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आई का क्यूब इज इक्वल टू आई, तो फिर आई की पावर 4 इज इक्वल टू आई। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में अब तो इवन डिग्री सारी निपट गई, इवन डिग्री जहां निपटी सो निपटी। साथ में ये भी समझिए ए क्यूब इज इक्वल टू ए की पावर 5 इज इक्वल टू ए की पावर 7 डैश डैश इज ऑल इक्वलेंट टू ए आ गया। ए कैसे आ गया? ए कैसे आ गया? अरे इसको ए स्क्वायर क्या है? आई है ना, दोनों तरफ ऐसे मल्टीप्लाई करो, क्या बना? ए क्यूब, और उधर क्या बना? ए। नहीं आया समझ में? तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के अंदर बोला सिर्फ इतना सा होता है कि ए इज एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स व्हेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो चुपचाप ये सारी बातें बोल रहा होता है। ठीक है ना? ठीक है, ये सारी बातें साइलेंट है, इनडायरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ हाँ, आगे ए बराबर ए इनवर्स हो जाता है, इन्वोल्यूटरी के लिए खास बात होती है।
इन्वर्टर के अंदर ये सही सोच रहा है। अब इसने ये तो इतना तो समझ लिया कि अपन ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां कर सकते हैं, यहाँ क्या बुराई है। तो इसने क्या किया, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते ही सभी जानते हैं ये क्या बन गया, ए, और ये क्या बन गया, ए इनवर्स। इसका मतलब ए इनवर्स बराबर भी ए हो गया। तो इन्वर्टर मैट्रिक्स में ए इनवर्स ए के खुद के बराबर होता है, माने खुद का ए इनवर्स होता है। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एनीवे आगे ये तो बहुत सिंपल बात है जो आपने सुनी। और दूसरी बात जो आपने सोची कि सर अगर ये सब बराबर हैं, अगर आपने जैसा बोला सर बेसिक तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है ना, ग्रास रूट तो ये है, सीड तो ये है, तो फिर सर ये दोनों बराबर हैं तो फिर इनका डिटरमिनेंट भी बराबर होगा। पिछली बार आपने वो करा तो ये क्यों नहीं, तो अपन ये यहाँ भी करेंगे। अगर मैंने ऐसा करा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू में आई का ये, और आपने सभी जानते हैं इट इज ए का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ आई वही नहीं आया समझ में। अगर ये 1 है तो इसका सीधा सा मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इधर 1 और इधर -1। नहीं आया समझ में। तो याद रखने की बात है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 1 आ रहा है तो आपकी शक दो जगह जा सकता है, क्या आइडम्पोटेंट भी हो सकता है और इन्वोल्यूटरी भी हो सकता है, सही है। लेकिन -1 कंफर्म है, क्या लगे। आगे बढ़ जाएं, यहां तक तो दिख रहा है ना भाई, मैं इसलिए यहां तक गया ही नहीं। हाँ भाई वापस आते हैं इधर। अच्छा मैं एक और बात पूछता हूं, आप में से कोई सोच के जवाब देता हूं। आइडम्पोटेंट याद है या भूल गए, याद है। अच्छा आइडम्पोटेंट में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू या तो 0 या 1 होगी। इसका मतलब ये कि वो सिंगुलर भी हो सकती है, नॉन सिंगुलर भी। सिंगुलर कब होगी, जब 0 होगा। लेकिन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर। क्यों, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट या तो 1 है या -1 है, 0 तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, ठीक है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, क्योंकि बात छोटी है लेकिन याद ही नहीं रहे। आपको लगे हाँ ठीक है ना, लेकिन वो कहीं पे मतलब अटेंड भी तो हो जानी चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं, रेडी। हाँ भाई एक क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिखिएगा डिटरमाइन all diagonal matrix of order 3, ठीक है, which are idempotent, ठीक है। या फिर यूं भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आर आइडम्पोटेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका पर्पज बहुत सारे हैं। पहला है ना प्रेशर डालना बच्चे पे, कितने इतनी दूर तक सुना, मान ले तू नहीं पढ़ रहा तो अपनी याददाश्त का चेकअप कर कि देख सोच, क्या तुझे डायगोनल मैट्रिक्स याद है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, बाकी सब 0। तो सबसे पहले ये तुक्का मार के ही लिखना पड़ता है बच्चे को कि D1 0 0 0, D2 0 0 0, D3, सही है। यहां तक आ गए अपन, तो डायगोनल मैट्रिक्स बना दी। इसका मतलब अपन ने पहली लाइन तक पूरा कवर अप मार दिया। आगे बोलता है आइडम्पोटेंट, अगर A इज आइडम्पोटेंट देन A का स्क्वायर मतलब A की A से मल्टीप्लाई। आपको याद होगा मैंने बताया था ईजीएस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डायगोनल मल्टीप्लिकेशन। क्या याद है आपको? तो आपने सभी को ये भी याद होगा कि ए स्क्वायर करते ही मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा। याद आया? मैं 1 मिनट लिख देता हूं, डायगोनल, ठीक है ना, डायगोनल, ठीक है, D1, D2, D3 मल्टीप्लाइड विद डायगोनल D1, D2, D3। आपने से किसी को याद हो तो हम मल्टीप्लाई करते थे कैसे? D1 की D1 से, बाकी किसी से नहीं। तो आंसर हो जाएगा D1 का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर, D3 का स्क्वायर। ये बस सिर्फ याददाश्त का चेकअप नहीं है। मान लो आपको याद नहीं आया तो आपको देख करके स्ट्राइक करता रहे ताकि आप पिन पॉइंट समझते चलें। इसको देखते आपको समझ में आ गया कि ए स्क्वायर बोले तो D1 का स्क्वायर 0 0 0, D2 का स्क्वायर 0 0, D3 का स्क्वायर 0 0, D3 का स्क्वायर। बराबर है? बराबर, सही है। और इट इज इक्विवेलेंट टू ए, क्योंकि आइडम्पोटेंट है,
आइडम्पोर्टेंट होती है इट इज इक्वलेंट टू D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3। आपको तो याद ही होगा दो डिटरमिनेंट आपस में बराबर ही तभी होती हैं जब उसके सारे एलिमेंट बराबर हों। इसका सीधा सा मतलब जा रहा है शक गया D1 के स्क्वायर पे, क्योंकि अगर वाकई में ये आइडम्पोर्टेंट है और आपस में बराबर बैठे हैं आमने सामने तो फिर इसका हर एलिमेंट बराबर होगा, माने ये इसके बराबर होगा। इसका सीधा सा मतलब गया D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू D1, D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू D2, D3 का स्क्वायर इज इक्वल टू D3। इससे और स्पष्ट हो जाती चीजें, उम्मीद है पता होगा। D1 को उधर भेजते ही D1 माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे समझ में आया D1 की वैल्यू या तो 0 या 1, बराबर है ना भाई। एंड सिमिलरली D2 इक्वल टू 0 और 1 एंड सिमिलरली D3 इज इक्वल टू 0 और 1। हाँ जी साहब, अब बताइए -1 है। हाँ भाई, अब मुझे बताइए कितनी डिटरमिनेंट्स बन सकती, सॉरी कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं? हाँ सोचो, बहुत सिंपल बोलता हूं, आप में से कोई भी सोच जाएगा, ठीक है। मैं A लिख रहा हूं, फिर सोचना D1 0 0 0 D2 0। बहुत धैर्य के साथ सोचो, ये कोई रटने की चीज नहीं है। PNC इज नॉट अ मैथमेटिक्स, PNC कभी मैथमेटिक्स नहीं होती, वो एक कॉमन सेंस है, वो आप में धीरे धीरे जगता है, क्योंकि हर बच्चे की समझने की क्षमता है, उसको समझाना आना चाहिए बस। देख भाई D1 को भरने के लिए कितने आदमी हैं? 2, इसको भरने के 2 आदमी, इसको भरने के 2, इसको भरने के 2, तो टोटल कितने? 8। अब 8 में कोई एक गड़बड़ है, कौन सा? जब तीनों पर 0 0 0 आ जाए तो टोटल कितनी डिटरमिनेंट हो? 7। तो वी हैव 7, ठीक है, तो इंप्लाइज वी हैव 7 मैट्रिसेस। सही है ना भाई? इसका मतलब 7 ऐसी मैट्रिक्स हैं जो बनाई जा सकती हैं। तब तक वापस याद दिलाता हूं ये कैसे आया। इसको भरने की जगह 2, पास वाले को भरने की 2 और फिर -1 किसका? जब सभी जगह पर 0 0 0 आ जाए, 0 0 0 नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। किसी को याद होगा मैंने कहा था ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता तो आंसर 7 नहीं होता। इसका मतलब अपन सही थे। याद है मैंने आपको बोला था डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 नहीं लेते हम, याद है ना, क्योंकि 0 0 0 लेते हैं हम लोग, नल मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स नहीं मानते। आज वो बात पक्की हो गई, सही है? हाँ साहब, ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाएं। बहुत मस्त गर्मी है भैया इधर तो। ठीक है, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा था लेकिन आपने खुला बोल दिया। आ जाओ साहब, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। निलपोटेंट बहुत काम की चीज है, वरना आज फिर रह जाएंगे इससे, और इसको ज्यादा टांगना ठीक नहीं है साहब। निलपोटेंट मैट्रिक्स लिख लें, लिख लीजिएगा। A is a nilpotent matrix when A to the power k is equal to 0। सबसे यूजलेस पॉइंट है ये, इस पे सबसे बकवास क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बनते ही नहीं है, ना के बराबर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई मत्थे ही पड़ जाए तो बात और है। ठीक है, लिख लीजिएगा। A is a nilpotent matrix when A to the power k is equal to 0 where least value of k is known as index। least value of k, where least value of k is known as index। ठीक है, आगे मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप में से कई लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर दो डिटरमिनेंट है, आपको पता है 0 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स से कल भी बताया था। अगर ऐसा है तो इसका मतलब a to the power k is equal to में 0, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर k is equal to 0, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to 0। तो याद रखना निलपोटेंट का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। ये शॉर्टकट है देखने का, ये नहीं कि अपन पावर मल्टीप्लाई कर करके देखते हैं 5 बार 6 बार। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to 0। हालांकि ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि 0 तो आइडम्पोटेंट का भी होता है, थोड़ा रिस्की तो रहता ही है। ठीक है, ऑलवेज, हाँ ऑलवेज, और ये अगर ऐसा है तो इट इज ऑलवेज सिंगुलर, तो ये भी लिख लेना, इट इज ऑलवेज सिंगुलर। बस आगे बढ़िएगा, अगले टाइटल पे। टाइटल का नंबर है 4 और उसका मतलब नाम है, हाँ के की वैल्यू कुछ बचती है, एनी इंटीजर वैल्यू है ना, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगी। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा पीरियडिक मैट्रिक्स।
बोलो बोलो, अभी लिखा ही नहीं था क्या तेने? तुम बताता नहीं है तू? हमें 5-5 लाइनें लिख ली, 6-6 लाइनें लिख ली, तो बातें कर रहा था तू है, मतलब 4th नंबर पे लिखो। अब अभी भी बराबर आ जाना। पेरियोडिक मैट्रिक्स वो पता चला पीछे से फिर मिट गया। अरे अपन इधर उधर की बकवास कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, पंखा उल्टा घूम रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और तुम लिख भी नहीं पा रहे इतनी देर में। ठीक है, हाँ, पेरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ हद तक पेरियोडिक मैट्रिक्स आइडेम्पोर्टेंट भी तो है, क्योंकि ए स्क्वायर होने पर वापस ए आ रहा है। नहीं सोचा हमने, मैंने बहुत सिंपल बात बोली, आप ध्यान से सोचो। मैंने बोला आइडम मैट्रिक्स एक तरह की पेरियोडिक मैट्रिक्स ही तो है, क्योंकि ए स्क्वायर करने पे वापस ए आ रहा है। इसका मतलब ये कि बहुत सारी ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है जिनमें ए क्यूब करने पे ए आ जाए, बहुत सारी ऐसी मैट्रिक्स होती है जिनमें ए की पावर 5 करने पे ए आ जाए, तो वो पेरियोडिक हो गया। अब जिसका ए की पावर 5 बराबर ए हो गया उसका पीरियड 4 हुआ, जिसकी ए की पावर 6 बराबर ए हुआ उसका पीरियड 5 होगा। बस इतनी सी बात लिखनी है। अब इसको कैसे लिखना है लिख लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, इफ a to the power k is equal to a, if a to the power k is equal to a, then it is known as periodic matrix, then a is known as periodic matrix। लिख लिया? if a to the power k is equal to a, then a is known as periodic matrix and its period is k minus 1, and its period is k minus 1। देख लिया? इसी के अंदर रिमार्क में लिख लीजिएगा एवरी आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स इज पेरियोडिक मैट्रिक्स, एवरी आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स इज पेरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 1, एवरी आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स इज पेरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 1। ठीक है, फॉर पेरियोडिक मैट्रिक्स सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा फॉर पेरियोडिक मैट्रिक्स फर्स्ट, उसके बाद रिमार्क, रिमार्क में पहला नंबर, रिमार्क में दूसरा नंबर। फॉर पेरियोडिक मैट्रिक्स, इसमें भी धीरे, कल उधर वाले परेशान कर रहे थे, हाँ वो कह रहे तो छोटा दिख रहा उन्हें, अच्छा वो आज इधर आ गया। हाँ मतलब एक आदमी को बदनाम करने लगे हैं, बंच ऑफ पीपल नहीं है। लिखेगा सेकेंड नंबर पे लिखेगा for periodic matrix determinant, for periodic matrix determinant of a, determinant of a का मतलब पता है? determinant of a, ऐसे determinant of a, ठीक है, is equal to 1 0 minus 1, is equal to 1 0 minus 1, is equal to 1 0 minus 1। बताऊं कैसे या समझ में आ जाएगा? आ गया? सोच लें। अच्छा देखिए दो एग्जांपल लेता हूं, पहले तो इसी को उठा लेता हूं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये पीरियडिक है कि नहीं है? इसका पीरियड बोलो। इसका अगर पीरियड 1 है तो इसका डिटरमिनेंट लेने पर डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू में इतना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन लेने पर डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब दो बातें समझ में आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और 1, ये बात यहां तक पकड़ में आ गई। दूसरे नंबर पे चलिएगा, एक और पीरियडिक मैट्रिक्स ले लेता हूं, अगर ए क्यूब इज इक्वल टू ए हो जाए तो इसका पीरियड 2, ये बात तो समझ में आता है ना। अगर इसका पीरियड इज इक्वल टू 2, तो मैं अगर बाय द वे इस बार लूंगा तो ए क्यूब माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन लेने पे डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सही है, और 1 और माइनस 1। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं है? दोबारा देख लेना आप सारी बातों को। मैंने आपके सामने दो अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं, एक से 0,1 आएगा, एक से 0 1 और माइनस 1 आएगा। नहीं, यहां तक की बात नहीं है, समझ में है ना? हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये काम का नहीं था, लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि यूजलेस कितना और यूजफुल कितना है, कौन कौन सी चीजें। रेडी? लिखेगा फटाफट से। if A is periodic matrix of period 3 and a to the power 6 plus b is equal to I, find AB।
फाइंड ए बी। हाँ भाई, आई माने आई और क्या है ना भाई। अब जब तक एक बात और पूछ लूं मैं आपसे कि ये इसकी लाइन का मतलब पता है आपको? किसी का पीरियड अगर 3 है तो मुझे लिखना चाहिए a की पावर, रुको अभी मजा तो तब आएगा, a की पावर 4 इज इक्वल टू a, बराबर है ना भाई। अच्छा अगर पीरियड इसका 3 है तो इसका मतलब हर 3 के डिफरेंस के बाद ये बराबर आएगी। इसका मतलब अगले नंबर पे a टू द पावर 8 होगा या 7 होगा? a टू द पावर 7, क्योंकि पीरियड 3 है, नहीं है। a टू द पावर 7 इज इक्वल टू a टू द पावर 4 इज इक्वल टू a आएगा। नहीं आई बात समझ में? ये दूसरी ऐसी चीज है जिसको बच्चा ध्यान से नहीं सुनता, वो सिर्फ इस बात पे रहता है कि a टू द पावर k इज इक्वल टू a होने पर पीरियडिक मैट्रिक्स है, उसका पीरियड k है, बस वो सुना और भाग गया कि हाँ k -1 है पीरियड। एक कम करके बोलना है अपने को, तो बाकी वो थोड़ा गहराई में उतरेगा तो उसको ये भी समझ में आना चाहिए कि पीरियडिक मैट्रिक्स होने का मतलब अब हर 3 की दूरी पर वापस सेम आंसर मिलेंगे। इसका मतलब जो a की पावर 4 का आंसर है वही a की पावर 7 का होगा, वही a की पावर 10 का होगा, वही a की पावर 13 का होगा। अभी भी नहीं आया? अच्छा जिन्हें ये बात समझ में आई वो सोचिए कि कहानी में a की पावर 6 दिया है और मुझे अभी अभी पता चला कि a की पावर 7 भी a की पावर 4 ही है। सही है भाई? अच्छा अब एक और बात, कहानी में उसने a b मांगा है, ए बी भी तभी बन सकता है जब कोई बी की ए से मल्टीप्लाई करे। तो किसी ने क्या समझदारी दिखाई, a टू द पावर 6 प्लस b इज इक्वल टू i को कॉपी किया और दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर ऐसा हुआ तो ये खुलेगा तो a टू द पावर 7 बनेगा और ये बनेगा ab और वो बन जाएगा वापस a। आपको पता होना चाहिए a की पावर 7 इज इक्वल टू, तो a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए होते ही ए कट गया, ए बी इज इक्वल टू 0, तो आंसर है 0। कहानी समझ में आ गई? इस तरह से वो अपनी जो भी थ्योरी है उसका यूज कर रहा है, ठीक है ना भाई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहा था, जो मिस हो जाता है कि आदमी ये नहीं समझ पाता कि पीरियडिक होने का मतलब क्या है, उसको आप समझ में आता है कि अच्छा हर 3 के गैप पे काम चलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन भाईगा, ठीक है। भाई अपन है ना ऑलरेडी अपने को पता है कि अपनी ये लास्ट क्लास है, अपने दोनों साइड में पता है, ठीक है। और अगर अपने पास में डेडलाइन अगर 850 है तो अपन कोशिश करेंगे 848 तक तो बिल्कुल 80 मतलब बिल्कुल बैठ के चलें, और पहले 2 मिनट पहले छोड़ देंगे, लेकिन जिनके मन में काला है वो तो कर सकता है ना, ठीक है। हाँ मन में काला, ठीक है, लिख लीजिएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगला टाइटल, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिख लें। अब देखिए ऐसा है, पहले एक सेकंड, ट्रांसपोज करने का मतलब होता है, समझ में आया, घुमा देना, अभी भी नहीं आया, एक सेकंड पहले ऐसे ही बात कर लेते हैं। मेरे को मान लीजिए किसी ने a इक्वल टू दिया 1497, तो a ट्रांसपोज को 80 से दिखाते हैं, 80 या a डैश, सही है। अब जैसे ही किसी ने मेरे को लिखा a ट्रांसपोज, तो मैं 19 यूं कर दूंगा और 47 इधर कर दूंगा, इसका मतलब रो टर्न्स इनटू एंड कॉलम टर्न्स इनटू रोज। जो कॉलम वाइज था उसको ऐसे अटेंड करवा दिया। उम्मीद है कि अगर आपने ये बात समझ ली तो ये भी समझ जाएंगे कि कल को अगर 103, ठीक है ना, 479 831 लिखा है तो आपको 80 बताने की कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। आपकी बार जो 103 है यूं आ जाएगा, ठीक है, 479 भी यूं आ जाएगा और 831 यूं आ जाएगा। क्या ये बात सही है? ए ट्रांसपोज, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो फटाफट से ये भी लिख लीजिएगा, ए ट्रांसपोज के लिए लिखेगा, इट इज, फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 80 और ए डैश, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 80 और ए डैश। देखिए तब तक जिन लोगों को वो बात समझ में आ गई कि इसको बस घुमाना ही है, उनसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, उसको देख के जवाब दे सकते हैं आप। एग्जांपल मैंने सेट कर दिया है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, हाँ के ना? ये बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि घूमने के बाद में ऐसा आया, दोबारा से जैसे ही वापस घुमाओगे तो वापस कॉलम बन जाएगा, कॉलम से रो, रो से फिर कॉलम हो जाएगा, है ना? इट्स ओके। हाँ भाई, इसके बाद में सेकंड नंबर पे लिखेगा, सेकंड नंबर पे है इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन,
देन फुल मौका है आप में से किसी को भी अपने मैथ्स माने मैं शुरू से बोलता है तुक्का होता है, आपने एक स्ट्राइक किया और बाई चांस सही बैठ गया, ठीक है, किसी और का स्ट्राइक गलत चला गया, तो आप में से जो सोच सकता है वो जो बता दे कि इट इज इक्वल टू ए जे आई। अच्छा, क्या बाहर भी बदलेगा? हाँ के ना? हाँ 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 हाँ, इसमें मैंने ए इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोला, नहीं आया समझ में? हाँ, तो याद रखना है इट इज n क्रॉस m, जो रोज है वो तो कॉलम में बदल गया ना। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे नहीं बदलेगा, ये यहां तक की बात भी आगे होगी, ठीक है। अब आ जाइएगा वो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर हमारी बात हो सकती है, और प्रॉपर्टीज में लिख लीजिएगा फर्स्ट नंबर पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इजिकल टू ए, ठीक है। सेकेंड नंबर पे लिख लीजिएगा ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो उतना ही आएगा जितना ए का, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज लेने से बढ़िया है ए का ही ट्रेस ले लो, एक ही बात है, ठीक है भाई। अगर बाय द वे किसी कांस्टेंट की ए से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लोगे, इससे बढ़िया के को बाहर निकाल दो, ए का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर लो, पूरी मल्टीप्लाई करके टर्न कराओगे, इससे बढ़िया के को बाहर रखो, पहले टर्न करा लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, यहां से ये एक्सक्लूसिवली चालू हो जाता है ढंग की बात, और इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अब तक आईआईटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं हिट हुए तो अगले 2 लाइनों में, ठीक है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस 2 लाइनों में छुपे हुए हैं, ठीक है। और उनमें से पहली है ए प्लस बी ट्रांसपोज, अगर कभी भी प्लस या माइनस हो रहा होता है तो ट्रांसपोज सीधा सीधा प्रसाद की तरह बैठता है, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। जिन्हें ये बात नहीं समझ में आई उन्हें अब समझ में आएगी, जब मैं इसकी अगली लाइन बोलूंगा तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब था। छठा पॉइंट है ए बी का ट्रांसपोज, इस बार टी जो है उल्टा बटता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और जिन्हें ये बात यहां समझ में आ गई वो इसका जनरलाइज, दोनों का जनरलाइज सोचें, ठीक है ना। अगर कल को ये a प्लस बी प्लस सी का भी ट्रांसपोज ले आए तो इसका मतलब आप a का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज और c का ट्रांसपोज कर रहे होंगे, सीधा सीधा ट्रांसपोज है। अगर यही कल को a b c d डैश 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 ट्रांसपोज में दिया है तो इसका मतलब, या फिर डैश 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 का तो मतलब ही बेकार हो जाएगा। अगर ये कल को a b c d ट्रांसपोज दिया है तो सबसे पहले d ट्रांसपोज, c ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज उठेगा। ये लिखने की आदत होनी चाहिए बस, इसमें हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, वो नहीं है, इसमें प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 2 तो बहुत एक्सक्लूसिव हैं, इनको अलग से मैंने लाइन ही कर दिया है, ठीक है, ताकि आप इस पे बात रखें, ठीक है। अच्छा, साथ में ये वापस नॉर्मल वाली आ गई है, 7th नंबर पे है ए टू द पावर के का ट्रांसपोज, माने किसी का जैसे ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करना हो, बेस्ट ये कि पहले आप ट्रांसपोज कर लो फिर स्क्वायर कर लो, ठीक है ना, पहले आप ट्रांसपोज करो फिर स्क्वायर करो, ठीक है। अच्छा, बाकी इसके बाद की चीज अपन कल डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। मैं आपको काम बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि अब तक अपन ने जितनी दूर तक देखा उस पर काम मिल जाएगा ना, तो अपन देख लेंगे तो घर पे बढ़िया रहेगा। हाँ जी साहब।